गाइस, मेंटोर सुनील। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आपके बच्चे के केस में परफॉर्म किए जाते हैं जब ये पता चलता है कि उसको ऑटिज्म, एडीएचडी या दूसरे बिहेवियर डिसऑर्डर्स हैं और उसका स्पीच डिले हो रहा है, उसकी कम्युनिकेशन डिले हो रही है और वो आप लोगों से सोशलाइज नहीं करता, रिलेट नहीं करता। तो क्या चीजें जरूरी है, कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशन जरूरी है और प्रोसेस क्या होता है, इस प्रोसेस को आप समझिए अच्छे से। एक चीज जरूर कीजिए, मैं हमेशा आपको जब बोलता हूं कि यार अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हो। लाइक जरूर दबा दिया कीजिए। आप वीडियो में खो जाते हो, वीडियो के लास्ट तक चले जाते हो, उसके बाद वीडियो से बाहर निकल आते हो, लाइक नहीं करते। सो चलिए इस विषय में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है। +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए, सबसे पहले क्या होता है कि आप अपने बच्चे की डेवलपमेंट को चेक कीजिए। अगर आपका बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है डायग्नोसिस में आप लोग ये ले लेते हैं कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है। एक होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि क्या आपका बच्चा पैदा होते ही रोया था कि नहीं रोया था, यानी उसकी न्यूरोलॉजिकल ग्रिप्स, यानी उसकी न्यूरोमस्कुलर ग्रिप किस तरह की अपनी बॉडी के ऊपर, कहीं उस वजह से तो वो डिले नहीं हो रहा। फिर उसको कोई सीजर तो नहीं आ गया, कहीं इस वजह तो नहीं डिले हो रहा। कहीं उसको कोई एकदम से ट्रॉमा तो नहीं हुआ पैदा होने के पहले, पैदा होने के दौरान या पैदा होने के बाद, कहीं उस वजह से तो नहीं डिले हो रहा। कहीं मदर के साथ कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर नहीं हुआ, इस वजह से तो नहीं डिले हो रहा। कहीं आपके बच्चे में कोई मैनिंजाइटिस जैसी प्रॉब्लम है, यानी दिमाग में बुखार चढ़ गया किसी पर्टिकुलर एज में, इस वजह से तो नहीं डिले हो रहा। कहीं आपने उसके डेवलपमेंटल, जब कम्युनिकेशन और सोशल डेवलपमेंट होना था उस टाइम पे ज्यादा स्क्रीन तो नहीं इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये सारी चीजें आती हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस में। तो अगर आप हिस्ट्री को बड़े गौर से देखें, हर डॉक्टर आपसे बहुत डिटेल में हिस्ट्री लेता है, जैसे मैंने अभी आपको कुछ ये चीजें बताई। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सबसे ऊपर अपनी पैड पे लिखता है CO करके, यानी कंप्लेन ऑफ, यानी आप क्या कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन आपने कहा कि मेरा बच्चा बोलता नहीं है, सो वो इसमें नोट करते हैं डजंट स्पीक करके, और उसके बाद वो हिस्ट्री सबसे ऊपर लिखेंगे, हिस्ट्री। फिर हिस्ट्री लेंगे कि आपका बच्चा पैदा पूरे टाइम पे हुआ था। सबसे पहला सवाल ये होता है, उसके पहले भी वो आपसे पूछने की कोशिश करते हैं कि पैदा होने के पहले उसकी मदर के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कहीं बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट मिसकैरेजेस हुए उसके बाद मदर को कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था, मदर स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेती थी, या मदर के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि ब्लीडिंग हो गया बीच में, या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, या कोई ऐसी डिजीज या डिसऑर्डर हो गया जिस दौरान उसको कुछ डिपेंडेंट रहना पड़ा कुछ ड्रग्स के ऊपर या मेडिसिन के ऊपर। उसके बाद क्या वो बहुत ज्यादा खुश रहती थी या नहीं रहती थी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिर पैदा होने के दौरान क्या बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ, सिजेरियन पैदा हुआ, या फोर्सेप पैदा हुआ, या कोई इंड्यूस्ड पेन वाली डिलीवरी थी, यानी नॉर्मल। तो वो सब देखना पड़ता है, क्योंकि ये सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। क्योंकि ये भी देखने में आ रहा है आज की डेट में कि अगर 10 बच्चे सिजेरियन पैदा होते हैं तो उनमें से किसी एक बच्चे में कोई ना कोई स्पीच, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, स्पीच से रिलेटेड, या इमोशनल या सोशलाइजेशन से रिलेटेड कोई ना कोई डिसऑर्डर जरूर होता है। तो उसके बाद सबसे पहले ये फैक्टर पूछते हैं। फिर पैदा होते एकदम से रोया था क्या, कि अगर रोने में 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, जितना टाइम बढ़ता चला जाता है, पहले 2-4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड सेफ है, लेकिन उसके बाद जितना भी टाइम बढ़ता चला जाता है, इसका मतलब ये कि बच्चा जैसे ही इस वर्ल्ड में आता है उसे एकदम से ब्रीथ करना होता है। सो अगर वो रोता है तो उसका ये जो एक एयर पाइप है वो क्लियर, यानी जो उसका एक एयर पाइप है, जो उसका उसके ब्रोंक्यूल्स हैं, उसका ब्रोंकियल सिस्टम है, उसका चेस्ट वाला पार्ट है, वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है, वो प्रॉपरली सांस ले सकता है, उसे सांस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो ये जो सांस यानी ऑक्सीजन है उसके ब्रेन में जाता है, और ब्रेन में जाकर के उसकी प्रॉपर नॉर्मल डेवलपमेंट आउटर वर्ल्ड में स्टार्ट हो जाती है। तो अगर वो थोड़ा सा लेट रोया तो ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, यानी उसके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली। और बहुत ज्यादा लेट रोया, एस्फिक्सिया लिखते हैं आप, तो ये सब चीजें लिखते हैं, यानी कहीं ना कहीं उसको ऑक्सीजन का कमी हुआ, ये सारी की सारी चीजें लिखते हैं डॉक्टर। उसमें फिर नोट करते हैं कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आई हैं ड्यूरिंग बर्थ।
उसके बाद बर्थ के बाद कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें कंसिडर करना ज़रूरी है। तो जिस तरीके से चीज़ें होती हैं, जो कोर्स ऑफ इवेंट्स होता है, उस कोर्स ऑफ इवेंट के हिसाब से सारी की सारी चीज़ें हिस्ट्री में नोट की जाती हैं। फिर अगर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो प्रॉब्लम्स ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे कोई सीजर डिसऑर्डर आ गया, कोई ट्रॉमा हुआ, गिरने से बच्चे को कोई हेड इंजरी हुआ, वो तो उसके अलावा बच्चा पैदा होते ही एकदम से नहीं रोया था, इन सारे केसेस में आपका जो फिजिशियन है, आपका जो न्यूरोसाइकेट्रिस्ट है, वो चाहेगा कि मैं एमआरआई करवा करके देखूं या ईईजी टेस्ट करवा करके देखूं। तो ये सारे टेस्ट उसमें किए जाते हैं। उसके बाद अगर आपका बच्चा बुलाने पर नहीं सुनता है तो उसमें क्या होता है कि ऑडियोमेट्री टेस्ट छोटे बच्चे का नहीं हो सकता, बैरा टेस्ट, एएसएसआर टेस्ट और ओएई टेस्ट उस केस में किया जाता है। तो ये टेस्ट थोड़े से इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा उसको फिर ऑटिज्म जैसे जो स्केल्स होती हैं, इंडियन स्केल्स होती हैं, आपका जो इंटरनेशनल स्केल्स होती हैं, उसके ऊपर जज करने के लिए कई सारे वो क्वेश्चनियर से टेस्ट किए जाते हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपके बच्चे को रेफर किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे में हिस्ट्री में सब कुछ चीज़ें ठीक हैं और फिर हिस्ट्री में प्रॉब्लम भी है, उसके बावजूद आपका बच्चा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक प्रॉपरली नॉर्मल डेवलप कर रहा था, सब चीज़ें आ रही थी और सडनली उसने रिग्रेस कर लिया और आप देखते हैं कि वो नॉर्मल आवाज़ लगाने पर नहीं सुनता, लेकिन टीवी चलता है, मोबाइल फ़ोन की आवाज़ आती है, कुछ होता है, दौड़ करके उतर जाता है। दैट मीन्स उसको हियरिंग लॉस तो नहीं होता। सो आप कुछ चीज़ें अवॉइड भी कर सकते हैं इसमें से, लेकिन कोशिश आपको यही करनी चाहिए कि फिजिशियन के साथ जाए, जैसे आपको एडवाइस कर रहे हैं उस हिसाब से आप काम करें। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आप भी जानते हैं, क्योंकि आप आजकल आप देखते हैं कि कहीं भी आप दिखाने के लिए जाते हो, बहुत सारे टेस्ट लिख देते हैं और पेशेंट्स को, नॉर्मली लोगों को आजकल ये कंप्लेन रहती है कि डॉक्टर ने इतने सारे टेस्ट लिख दिए। तो आप इसमें से ऑप्ट कर सकते हैं कि यार ये चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें मुझे डाउट है, तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं करवा लूँ। लेकिन फिर भी कोऑर्डिनेशन अगर फिजिशियन के साथ आपका रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। सो ये कोशिश कीजिए कि अगर हियरिंग का आपको लग रहा है कि वो सिर्फ नेम रिस्पॉन्स नहीं करता, बुलाने से नहीं आता, लेकिन स्क्रीन से कोई आवाज़ आती है, मोबाइल फ़ोन से कोई आवाज़ आती है, वो दौड़ के जाता है, दैट मीन्स। और दूसरी बात, मदर से ज़्यादा अच्छा ये कोई नहीं बता सकता कि मेरा बच्चा सुनता है कि नहीं सुनता है। चाहे उसको क्लासिकल ऑटिज्म हो, चाहे उसको वर्चुअल ऑटिज्म हो, चाहे उसको अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर हो, चाहे उसको एडीएचडी हो, चाहे उसको बिहेवियर डिसऑर्डर हो, ये सारी की सारी चीज़ें मदर्स इजीली जज कर लेती है कि ये प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं है। तो उसी हिसाब से आप प्लान आउट कर सकते हैं कि इनमें से ये चीज़ें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब पहले आप ये टेस्ट करवा लो, अगर इसमें सब चीज़ें ठीक आएंगी तो हम लोग दूसरी चीज़ें भी कर लेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए आपको टेस्ट जो है, काफ़ी सारे टेस्ट आपको बताए जाते हैं, जैसे एमआरआई टेस्ट बताया जाएगा, ईईजी टेस्ट बताया जाएगा, उसके अलावा बैरा टेस्ट बताया जाएगा, एएसएसआर टेस्ट बताया जाएगा, ओएई टेस्ट बताया जाएगा, ईसा बताया जाएगा, उसके साथ कार्स बताया जाएगा। सो ये सारे के सारे टेस्ट आपको बताए जाएंगे, कार्स, रील्स, ईसा, बड़े सारे नाम होते हैं। उसके अलावा आजकल आप एम चार्ट करके भी गूगल पे खुद से भी डायग्नोसिस करने के लिए कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है ऑब्जर्वेशन, यानी आपके बच्चे का एग्जैक्ट बिहेवियर, यानी पूरा डायग्नोसिस। 90% डायग्नोसिस डिपेंड करता है कि जो आपके बच्चे की ऑब्जर्वेशन होती है। फिर ऑब्जर्वेशन घर पर कैसी है, क्योंकि क्लिनिकल एक्सपोजर जैसे इन बच्चों को मिलता है, इनका बिहेवियर बिल्कुल बदल जाता है। तो घर पर जरूर देखें कि एक्चुअल ऑब्जर्वेशन कैसी है, उसके बेसिस पे ये सब चीजें डिसाइड करने की कोशिश करें। याद रखिए, आपके बच्चे को कम्युनिकेशन बिहेवियर डिसऑर्डर है और वो उसके बिहेवियर को देख करके ही जज किया जा सकता है। यानी आप इस चीज पर ज्यादा रिलाई करें कि उसका एग्जैक्ट बिहेवियर कैसा है, उसके जो नॉर्मल वीडियोज हैं, घर के वीडियोज हैं, उनमें वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो ये आप देखिए। बाकी टेस्ट का जहाँ तक है, हर डॉक्टर अपनी तरफ से बहुत सारे टेस्ट लिखेगा, उसको आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, कितने टेस्ट आप करवाना चाहते हैं, कितने आप कैपेबल हैं। तो ये आप देख करके चलें। तो मैंने आपको इसके बारे में इसलिए डिटेल में जानकारी दी ताकि आप इस चीज़ को समझें और ये आपके लिए बेनिफिशियल हो। थैंक यू वेरी मच, कीप कमेंटिंग, बाय बाय।